Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी MCQ पार्ट सेकंड. सो मेरा नाम आमिर अफ्ताब फिरोजाल है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज द outermost लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड. जो outermost लेयर होती है सन की उसको हम क्या कहते हैं? So the options are option A chromosphere, option B photosphere, option C lithosphere and option D corona. So the right answer for this question is your option D, that is corona. So जो outermost layer of sun होती है उसको हम corona कहते हैं and it experience a very high temperature about 1 million degrees Celsius. So अगर देखा जाए it start at about 2100 किलोमीटर अबव द फोटोस्फीयर. जो फोटोस्फीयर है उसके 2100 किलोमीटर से ये स्टार्ट होती है अबव द फोटोस्फीयर. और अगर देखा जाए दिस कोरोना, ये जो कोरोना होती है, कोरोना इजंट विजिबल. ये जो होती है ये विजिबल भी नहीं होती है फ्रॉम द अर्थ. जो हमारी अर्थ है यहाँ से ये विजिबल नहीं होती, नहीं दिख सकती. ये जो कोरोना है दैट इज अ पार्ट ऑफ द सन. ठीक है जी. सो कोरोना डज नॉट हैव द अपर लिमिट. कोरोना की जो होती है अपर लिमिट नहीं होती है. फिर अगर देखा जाए फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर देखा जाए, द क्रोमोस्फीयर अगर देखा जाए, इन द ट्रांजिशन रीजन इन द कोरोना आर द outermost लेयर ऑफ द सन. ये सारी जो होती हैं outermost लेयर ऑफ द सन होती हैं. फिर अगर एक पॉइंट डिस्कस कर लें हम, जो सन होता है, हमारा जो सन है, सन जो होता है वो हमारा दैट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर द सोलर सिस्टम. ये हमारी सोलर सिस्टम के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी भी है. ठीक है जी. हमारी सोलर सिस्टम के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी भी है हमारी जो सन है. एंड सन इज ऑफकोर्स द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. और जो हमारी सन है ये सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम भी है हमारी जो सन है. क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक रहता है. ठीक है. फिर एक कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टाइम टेकन बाय द सनलाइट. जो टाइम है, सनलाइट कितना टाइम लेती है अर्थ के ऊपर आने में. ठीक है. सो द टाइम टेकन बाय द सन टू रीच ऑन अर्थ. ठीक है जी. कितना टाइम सनलाइट लेती है अर्थ पे आने के लिए. सो ये जो टाइम है ये लेती है 8 मिनट, यूर 8 मिनट्स और 16.6 सेकेंड लेती है जो सूरज की किरणें हैं ज़मीन तक पहुंचने में. ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के. ठीक है. फिर अगर कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें, अगर हम फोटोस्फीयर को कुछ डिस्कस कर लें, तो सबसे पहले अगर हम देखें फोटोस्फीयर, सबसे पहले ये तो लोवेस्ट लेयर ऑफ द सन है. सबसे पहले अगर देखें ये लोवेस्ट लेयर ऑफ द सन है. ठीक है. उसके बाद अगर देख ले, इट इज द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन. ये जो ग्लोइंग, जितना भी ये जो हमें चमकता हुआ सरफेस दिखता है, ग्लोइंग सरफेस जो है, ये भी हमारी फोटोस्फीयर है. ठीक है. और अगर एक देखा जाए ये विजिबल है, क्योंकि जो चीज़ चमकती है वो हमें दिखती भी है, विजिबल सरफेस भी है ये जो फोटोस्फीयर है. फिर अगर हम देख लें इसको, एक और पॉइंट भी कहते हैं, इसको बोलते हैं डीपेस्ट लेयर ऑफ द सन भी है. ये डीपेस्ट लेयर ऑफ द सन भी है. ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. फिर अगर हम देख लें, हम डिस्कस कर लें किसके बारे में, दिस क्रोमोस्फीयर. सो अगर क्रोमोस्फीयर को हम डिस्कस करें, सो ये जो क्रोमोस्फीयर है ये कहाँ पे लोकेट करती है? दैट इज लोकेटेड बिटवीन द फोटोस्फीयर. एक तो ये फोटोस्फीयर है, फोटो जो स्फीयर है उसके बीच, एंड द सोलर ट्रांजिशन रीजन. और जो सोलर ट्रांजिशन रीजन के बीच ये जो क्रोमोस्फीयर है ये रहती है. और क्रोमोस्फीयर जो अगर देखें जी नॉर्मली इनविजिबल होती है. जो दिस क्रोमोस्फीयर है ये नॉर्मली इनविजिबल होती है, ये हमें दिखाई नहीं देती. एंड इट कैन बी ओनली सीन. अगर इसको देखा जाए ये खाली हमें कब दिखती है? जब हमारे पास
ड्यूरिंग दिस टोटल इक्लिप्सिस जब आते हैं, ठीक है जी। तो जब इक्लिप्सिस होते हैं तो ये हमें दिखाई देती है जो हमारे पास क्रोमा स्फीयर है, ठीक है। सो द outermost layer ऑफ द सन इज कॉल्ड दिस कोरोना, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन रहती है इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। सो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि हम इसको थोड़ा सा और इलेबरेट और एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज, जो सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल होता है वो कौन सा है। तो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए दैट इज हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी यूरेनियम। जितने सारे स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो अपने से भी मतलब क्या इसको मार्क करें, देखें वो कितने नंबर इन सब में से वो ला सकते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी दैट इज हाइड्रोजन। जो न्यूक्लियर फ्यूल रहता है सन के अंदर वो हमारा कौन सा रहता है, हाइड्रोजन, ठीक है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सन इज अ बिग स्टार, ये एक बहुत बड़ा स्टार है दैट प्रोड्यूस एनर्जी बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन से ये अपनी न्यूक्लियर फ्यूजन से ये अपनी एनर्जी बनाता है। सो अगर देखा जाए लाइक दिस द न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है जी। और अगर देखा जाए द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, ठीक है। और अगर और पॉइंट डिस्कस करें, देयर आर लाइक 7 लेयर ऑफ दिस, 7 लेयर जो होती हैं वो सन की होती हैं, ठीक है जी। 7 लेयर ऑफ सन ये भी होती है, इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू से। जो इनर मोस्ट लेयर रहेगी वो हमारी जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जो इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो हम सबको पता है कौन सी है, वो कोर रहती है। और जो outer मोस्ट लेयर रहती है, अभी हमने डिस्कस भी किया है, जो सबसे ज़्यादा outer मोस्ट लेयर रहती है वो हमारी कौन सी होती है, वो हमारी कोरोना होती है, ठीक है जी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज नियर। जो हमारा सन का सरफेस टेम्परेचर है, जो सन का सरफेस टेम्परेचर है वो हमारा कितना रहेगा, दैट इज 2000 केल्विन, 4000 केल्विन, 6000 केल्विन एंड 8000 केल्विन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन, this one is option C, your 6000 केल्विन, ठीक है जी। अगर देखा जाए जब न्यूक्लियर फ्यूजन होती है लाइक तो सन रीच अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1000 फ़ारेनहाइट, ठीक है जी। 1000 फ़ारेनहाइट तक भी पहुंचता है। और अगर देखा जाए हमारा 5600 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच जाता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6000 केल्विन ये रहता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज अबाउट 6000 केल्विन, ठीक है, या 6000 दिस डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर देखा जाए द सन जनरेट इट्स एनर्जी बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लाई। जो सन है वो जो अपनी एनर्जी बनाती है वो किससे बनाती है, बाई दिस हाइड्रोजन न्यूक्लाई से, हाइड्रोजन न्यूक्लाई से बनाती है, दैट इज इनटू कन्वर्ट इनटू द हीलियम, ठीक है जी। और दैट ओकर्स इनसाइड ऑफ द कोर ऑफ द सन, जो सन के कोर में बनती है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। सो द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज 6000 केल्विन, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट इज मीन्ड बाय द मिडनाइट सन। मिडनाइट सन से आपका क्या मतलब है, या मिडनाइट सन क्या रहता है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए दैट इज ट्विलाइट, ऑप्शन बी राइजिंग सन, ऑप्शन सी वेरी ब्राइट मून एंड ऑप्शन डी सन शाइनिंग इन द पोलर सर्कल फॉर अ लॉन्ग टाइम। So the right answer for this question is your option D, that is sun rising in the polar circle for a long time, ठीक है। अगर हम देखें ये मिडनाइट सन का क्या कंसेप्ट है, क्या चक्कर रहता है,
सो जो सन होती है, द मिडनाइट सन इज अ नेचुरल फिनोमिना ऑकरिंग ड्यूरिंग दिस समर मंथ, ड्यूरिंग द समर मंथ, ठीक है जी। एट अ प्लेसेस ऑफ द नॉर्थ ऑफ द आर्टिक सर्कल, जो हमारा प्लेसेस जो कहाँ पे रहते हैं, नॉर्थ ऑफ आर्टिक सर्कल, जो हमारे आर्टिक सर्कल के नॉर्थ में रहते हैं, एंड द साउथ, एंड द साउथ ऑफ द एंटार्क्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल, और जो हमारे साउथ ऑफ द, एक तो नॉर्थ ऑफ द आर्टिक सर्कल और दूसरा हमारा साउथ ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल में रहते हैं, वेयर द सन रिमेन विजिबल एट द लोकल मिडनाइट, ठीक है, जहाँ पे सन जो है वो विजिबल रहता है वहाँ पे एट द लोकल मिडनाइट सन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज मीन बाय दिस मिडनाइट सन, वेयर द सन शाइनिंग इन द पोलर सर्कल फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो पोलर सर्कल में जितने जो सन है वो हमें ज़्यादा टाइम के लिए दिखाई देता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी रहते हैं। सन के ऊपर बहुत सारे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर, ठीक है ना। अगर वो एस्ट्रोनॉमी में से लाइक कोई क्वेश्चन फ्रेम करेगा एग्जामिनर स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी एग्जाम में वेरियस एग्जाम्स रहते हैं उनमें अगर पूछेगा, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रेड प्लेनेट, किसको हम रेड प्लेनेट कहते हैं, रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं। सो द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी जुपिटर एंड ऑप्शन डी योर सैटर्न। सो the right answer for this question is your option where is this option B, that is Mars. So जो हमारा मार्स है that is called as the red planet, मार्स को हम रेड प्लेनेट कहते हैं, ठीक है जी। ये भी क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। सो अगर देखा जाए दिस मार्स इज नोन एज द रेड प्लेनेट, अब ये रेड प्लेनेट क्यों दिखता है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। सो बिकॉज जो आयरन मिनरल्स होते हैं, दैट बिकॉज द आयरन मिनरल इन द मार्शियन सॉइल ऑक्सीडाइज, जो हमारी द मिनरल आयरन मिनरल्स इन द मार्शियन सॉइल ऑक्सीडाइज, ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और रस्ट काजिंग सॉइल, रस्ट काजिंग द सॉइल एंड एटमोसफेयर, और जो एटमोसफेयर होती है एंड द एटमोसफेयर टू लुक रेड, और जो एटमॉस्फेयर होती है वो हमें जो मार्स की है वो रेड कलर की दिखाई देती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि जो रेड प्लेनेट है वो कौन सा है। सो हमारा जो रेड प्लेनेट है वो हमारा मार्स रहता है, और मार्स क्यों रेड रहता है, क्योंकि द आयरन मिनरल इन द मार्शियन सॉइल ऑक्सीडाइज और द रस्ट काजिंग द सॉइल इन द एटमॉस्फेयर टू लुक रेड इन कलर। सो कुछ और क्वेश्चन भी अगर हम डिस्कस कर लें, अगर हम देखें दिस मार्स जो है इसके टू सैटेलाइट्स हैं, दैट इज दो सैटेलाइट्स हैं, दैट इज फोबोस एंड डाइमोस, ठीक है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। कभी कभी वो इसके बेस पे, अब ज़रूरी तो नहीं है वो रेड प्लेनेट पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है। ये फिर एग्जामिनर क्या करता है, उसमें से जो बाकी सारी नॉलेज है उसमें से भी वो क्वेश्चन, बाकी सारा जो कंटेंट रहता है उससे भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। फिर अगर देखेंगे लाइक इसका जो रोटेशन पीरियड है जो मार्स का है वो कितना रहता है, दैट इज रोटेशन कितना रहता है, दैट इज 24.6 आवर्स, ठीक है। ये इसका रोटेशन पीरियड रहता है मार्स का, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अगर इसको अगर रेड प्लेनेट कहते हैं, सो इट हैज़ अ
थिन एटमोस्फियर कंप्राइजिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैस इसके बीच रहती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी रहते हैं। और यहाँ पे एक लाइक निक्स क्या है जी, निक्स ओलंपिया करके, निक्स ओ ओलंपिया करके, ओलंपिया करके एक माउंटेन है, दैट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन दिस निक्स ओलंपिया। जो माउंटेन है जो मार्स पे, दैट इज द 3 टाइम हायर देन द माउंट एवरेस्ट, जो 3 टाइम हायर रहता है किससे, माउंट माउंट एवरेस्ट से। हमारे जो माउंट एवरेस्ट है उससे 3 टाइम बड़ा रहता है जो निक्स ओलंपिया माउंटेन है, दैट इज इन ऑन दिस मार्स। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज the planet whose period of rotation is longer than the period of revolutions around the sun। वो कौन सा प्लेनेट है जिसका रोटेशन पीरियड जो है वो ज़्यादा है उसके पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन से। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी वीनस एंड ऑप्शन डी नेपच्यून। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज वीनस। जो वीनस है उसका जो पीरियड ऑफ रोटेशन है दैट इज लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है। तो अगर देखा जाए इसका पीरियड ऑफ रोटेशन कितना है, इसका पीरियड ऑफ रोटेशन रहता है 243 डेज। 243 डेज जो इसका क्या रहता है, दिस पीरियड ऑफ रोटेशन जो इसका है वो 243 डेज रहता है। टू टर्न वंस ऑन इट्स एक्सिस, वेयर एज इट टुक like 224.7 days to revolve around the सन के रिवॉल्व जो करता है वो 224.7 डेज ये लेता है इसके पीछे रिवॉल्व करने में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, सो द लास्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार इज। जो लास्ट स्टेज रहती है लाइफ साइकिल किसी भी स्टार की वो क्या रहती है। ऑप्शन ए हमारे पास रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज ब्लैक होल, ऑप्शन बी सुपरनोवा, ऑप्शन सी यू आर रेड जायंट एंड ऑप्शन डी वाइट डिवॉर्फ। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज ब्लैक होल। ब्लैक होल रहेगा। ठीक है जी। सो अगर देखा जाए द फाइनल स्टेज इन द लाइफ ऑफ अ स्टार इज, जो फाइनल स्टेज किसी भी स्टार की जिंदगी या लाइफ में रहती है वो हमारी ब्लैक होल रहती है। तो ठीक है, कुछ और पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एग्जामिनर अब ज़रूरी थोड़ी है ये क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन पहले से भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, फ्रेम हो चुका है। तो एग्जामिनर ये कोशिश करता है कि जो क्वेश्चन कभी एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उससे वो हट के उसी के बेस पे वो कुछ और क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर लेता है। सो लाइक अगर देखेंगे दिस ब्लैक होल, सो जो ब्लैक होल है ये दैट वर थ्योराइज्ड बाय, दैट वाज theorized by Albert, that was theorized by Albert Einstein। किसने थ्योराइज किया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। कब किया था, इन 1915 में किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर कहेंगे ये जो टर्म ब्लैक होल थी, जो टर्म ब्लैक होल थी ये किसने कॉइंड की थी। द टर्म ब्लैक होल वाज कॉइंड बाय, किसने ये कॉइंड की थी, दैट इज कॉइंड बाय जे ए व्हीलर। ने ये कॉइंड की थी। कब की थी, इन 1960 में ये टर्म कॉइंड की थी बाय जे व्हीलर। ठीक है जी। फिर अगर देखें एक्चुअल बच्चों को जितने भी कैंडिडेट या स्टूडेंट रहते हैं उनको यही मालूम नहीं रहता कि ब्लैक होल होता क्या है। सो अ ब्लैक होल इज अ ब्लैक होल इज अ प्लेस, a black hole is a place
in a space, a black hole is a place in a space where where gravity pull so much, where gravity pull so much that even light cannot escape, where light cannot escape, जहाँ से लाइट के बचने के भी चांसेस नहीं हैं. सो what is black hole? A black hole is a place in a space where gravity pulls so much that even light cannot escape. ठीक है जी. और वहाँ पे होता क्या, जो ग्रेविटी होती है दैट इज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज द मैटर हैज़ बीन स्क्वीज्ड आउट इन अ टिनी स्पेस. ठीक है जी. दिस हैपन ओनली व्हेन द स्टार इज डाइंग. कब हैपन होता है? जब स्टार इज डाइंग. ठीक है जी. उसके बाद अगर देखें जो डिफरेंट साइंटिस्ट है, दे थिंक दैट द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल फॉर्म व्हेन द यूनिवर्स बिगन. अब ये कुछ रहता है क्योंकि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट बात बोली हुई है. फिर उसके बाद देखेंगे जो स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं, जो स्टेलर ब्लैक होल, जो स्टेलर ब्लैक होल हैं दैट आर मेड व्हेन द सेंटर ऑफ अ वेरी बिग स्टार फॉल इन अपॉन इटसेल्फ और कोलैप्स, या जो वो कोलैप्स होते हैं या उसके ऊपर खुद गिरते हैं. ठीक है जी. ये भी रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. फिर कुछ और एडिशनल अगर इंफॉर्मेशन में हम देखेंगे, साइंटिस्ट एट द इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट हैज़ रिलीज द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ ब्लैक होल. किसने? ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि साइंटिस्ट ने कौन सी जो थी टेलीस्कोप थी, दैट इज द इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट करके था. ठीक. सो जो इससे उन्होंने क्या की थी, जो पहली इमेज थी ब्लैक होल की, वो इन्होंने क्या रिलीज की थी. सो अगर देखा जाए ब्लैक होल कहाँ पे है, ये भी कुछ पूछ. सो द ब्लैक होल इज लोकेटेड, सो जो ब्लैक होल है दैट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, मिसॉर, MESSIER, मिसॉर 87. सो इन द कंस्टलेशन, जो एक कंस्टलेशन रहता है हमारा, कंस्टलेशन विर्गो, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि डिफरेंट चीज़ें एग्जामिनर पूछ सकता है. सो द लास्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार इज योर ऑप्शन ए, दैट इज ब्लैक होल. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द टाइम टेकन बाय द मून्स लाइट टू रीच अर्थ इज. जो टाइम जो मून लेता है हमारा अर्थ पे आने के लिए, द टाइम टेकन बाय द मून्स लाइट टू रीच द अर्थ इज. सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज 58 सेकेंड, ऑप्शन बी 1.34 सेकेंड, ऑप्शन सी 1.58 सेकेंड एंड ऑप्शन डी 2.32 सेकेंड. So the right answer for this question is your option B, that is 1.34 second. 1.34 second जो है वो सनलाइट दिस मून लाइट लेती है अर्थ पे आने के लिए. सो अगर देखा जाए द मून इज जस्ट अंडर 2,50,000 miles from the earth. So the light from the moon surface has to travel more than 1 second, that is 1.3 second to reach on the earth. So इतना टाइम लेती है अर्थ पे आने के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी हैं. काफ़ी बेसिक सा ये क्वेश्चन है कि जो सनलाइट है वो कितना टाइम लेती है इस पे आने के लिए. तो अगर कुछ और पॉइंट हम डिस्कस कर लें लाइक मून के ऊपर, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं आने के चांसेस रहते हैं एग्जामिनेशन में. ठीक है. सो अगर देखेंगे हम अगर देख लें कि स्टडी ऑफ मून, जो हमारी स्टडी ऑफ मून है उसको हम क्या कहते हैं. सो स्टडी ऑफ मून को हम क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स है,
सेलिनोलॉजी, इसको हम सेलिनोलॉजी भी कहते हैं, स्टडी ऑफ मून को। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अगर हम देख लें इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ है वो कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, जो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ है वो कितना रहता है, सो दैट इज 382200 किलोमीटर, दैट इज 3,82,200 किलोमीटर जो वो रहता है। फिर इसके डायामीटर के ऊपर कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो इसका डायामीटर है मून का वो कितना है। सो जो मून का डायामीटर है दैट इज 3,475 किलोमीटर, जो मून का जो डायामीटर है वो रहता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी, फिर उसके बाद और क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर, लाइक हाईएस्ट माउंटेन जो है, जो हाईएस्ट माउंटेन जो है वो कौन सी है, कहाँ पे, दिस मून पे। सो दैट इज लेबनिट्स माउंटेन जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है मून की। ठीक है जी, फिर उसके बाद अगर देखेंगे स्पीड ऑफ रोटेशन जो है, इसकी स्पीड ऑफ रोटेशन जो है मून की वो कितनी रहती है, दैट इज 3,680 किलोमीटर पर आवर रहती है। ठीक है, फिर अगर हम देख लेंगे इसकी जो लाइक ये तो होगी हमारी स्पीड ऑफ रोटेशन। अब देखेंगे स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ, इसकी जो स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन है अराउंड अर्थ वो कितनी रहती है, वो रहती है हमारी, दैट इज ये भी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, 3,680 किलोमीटर पर आवर ये रहती है। ठीक है जी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है। तो एटमॉस्फेयर तो आपको पता है कि दैट इज़ एब्सेंट, ये एब्सेंट रहती है कहाँ से, हमारे जो मून है यहाँ से एब्सेंट रहती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज नोन एज, जो स्पेस अर्थ और मून के बीच रहता है उसको हम क्या कहते हैं। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सिस ल्यूनर, ऑप्शन बी फुला ल्यूनर, ऑप्शन सी नेबुला एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज सिस ल्यूनर या लूनार भी बोलते हैं। सो द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज नोन एज सिस ल्यूनर, पर्टेनिंग टू द स्पेस ऑफ दिस बिटवीन द अर्थ एंड द ऑर्बिट ऑफ द मून जो है इसको हम सिस ल्यूनर भी कहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी रहते हैं क्वेश्चंस के। ठीक है जी, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन विच गैलेक्सी, जो सोलर सिस्टम है हमारा वो किस गैलेक्सी पे लोकेट करता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है और आने के चांसेस भी रहते हैं इस क्वेश्चन में, जो हमारा ये क्वेश्चन है। सो अगर देखा जाए द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द गैलेक्सी, हमारे पास ऑप्शन रहेंगे प्रोक्सिमा सेंचुराई, ऑप्शन बी अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन सी मिल्की वे एंड ऑप्शन डी एंड्रोमेडा। So the right answer for this question is your option C, that is मिल्की वे। जो हमारा मिल्की वे है वो हमारा आंसर रहेगा। सो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे में लोकेट करता है। सो अगर देखा जाए ये मिल्की वे की जो है इसकी शेप कैसी है। सो मिल्की वे इज अ स्पाइरल, जो मिल्की वे है वो हमारा कौन सा है, स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है, स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है। फिर उसके बाद अगर देखें इट इज कॉल्ड द मिल्की वे, इसको हम मिल्की वे कहते हैं, क्यों कहते हैं, बिकॉज इट अपीयर एज अ सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स यहाँ पे जो हैं वो क्या करते हैं, रहते हैं बिलियंस ऑफ
स्टार्स। ठीक है जी। सो जो हमारी मिल्की वे है दैट इज फॉर्म्ड 5 बिलियन ईयर, जो हमारी है 5 बिलियन ईयर अगो बनी थी आफ्टर दिस बिग बैंग, आफ्टर दिस बिग बैंग, जो बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी, बिग बैंग। ठीक है जी। फिर अगर कुछ और पॉइंट देखें, जो हमारी ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये कितना टाइम लेते हैं, इट टुक 250 मिलियन 250 मिलियन ईयर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। जो एक रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करने के लिए 250 मिलियन ईयर लेती है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पल्सर। नीचे दिए गए निम्नलिखित में से इनमें से पल्सर किसको कहा जाता है। ठीक है जी। सो हमारे पास ऑप्शन हैंगे, ऑप्शन ए दैट इज रेड जाइंट, ऑप्शन बी वाइट डिवॉर्फ, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन स्टार, ऑप्शन डी मैसिव स्टार। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी दैट इज न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार हमारा इसका आंसर रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पल्सर भी कहते हैं। सो ऑल पल्सर आर न्यूट्रॉन स्टार, बट ये भी देखेंगे बट नॉट ऑल न्यूट्रॉन्स आर द पल्सर। सारे जो पल्सर होते हैं वो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, लेकिन सारे न्यूट्रॉन स्टार वो पल्सर नहीं होते हैं। ये एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन कभी बड़ा पेचीदा सा करके वो एग्जामिनर पूछ सकता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी रहते हैं इस क्वेश्चन में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Which of the following star is known as the fossil star? Fossil star किसको कहते हैं? So the options are option A protostar, option B dog star, option C red star, giant, and option D white dwarf. So the right answer for this question is your option D, that is white dwarf. White dwarf हमारा राइट आंसर रहेगा, जिसको हम फॉसल स्टार भी कहते हैं। एक्चुअली दिस वाइट डिवार्फ इज ऑल्सो नोन एज दिस फॉसल स्टार। दे आर सपोर्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर। किससे ये सपोर्ट करता है? इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर से ये रहता है। ठीक है जी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और इट आल्सो एम्पलीफाई द कंस्ट्रेंट विद द रेड जाइंट। सो दे हैव बोथ वेरी हॉट एंड अ वेरी स्मॉल, बहुत बड़े होते हैं और स्मॉल होते हैं, और दे आर एक्चुअली द अपोजिट ऑफ द ब्लैक होल। दे आर द अपोजिट ऑफ द ब्लैक होल के भी ये रहते हैं। ठीक है, और दे आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉल लो मास स्टार। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द एनर्जी ऑफ द सन इज प्रोड्यूस्ड बाय। जो एनर्जी है सन की वो किससे प्रोड्यूस्ड होती है? आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए न्यूक्लियर फिशन, ऑप्शन बी आयोनाइजेशन, ऑप्शन सी न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन डी ऑक्सीडेशन। सो द एनर्जी is created by this nuclear fusion. So option C is right answer. So जो एनर्जी होती है ये न्यूक्लियर सन की जो होती है वो क्रिएट किससे होती है? बाय न्यूक्लियर फ्यूजन दैट टेक प्लेस इन द सन। सो फ्यूजन एक्चुअली ओकर व्हेन द प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन, जो प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं, प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं वो क्या होता है? वायलेंटली क्या करते हैं? वायलेंटली कोलाइड इन द सन कोर। जो वायलेंटली जो कोलाइड करते हैं कहाँ पे करते हैं? सन की कोर में करते हैं, एंड फ्यूज टू क्रिएट दिस हीलियम आटम। सो जो हीलियम आटम से उसको ये क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पीपी डबल पी, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रोटॉन चेन रिएक्शन। प्रोटॉन
प्रोटॉन चेन रिएक्शन भी हम इसको कहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रोटॉन चेन है दैट इमिट एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सोलर सिस्टम। कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जो है वो सोलर सिस्टम से बिलोंग नहीं करता। ऑप्शन ए रहेगा हमारे पास एस्टेरॉइड, ऑप्शन बी कॉमेट, ऑप्शन सी प्लेनेट एंड ऑप्शन डी नेब्यूली। सो आपको पता है एस्टेरॉइड भी सोलर सिस्टम में है, कॉमेट्स भी हैं, प्लेनेट भी, बट दिस नेब्यूली जो है वो इसके साथ जो है वो बिलोंग नहीं करता। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सो नेब्यूली डज नॉट बिलोंग टू द दिस डू नॉट बिलोंग टू द सोलर सिस्टम। सो अगर देखा जाए ये नेब्यूला होता क्या है, नेब्यूली या नेब्यूला होता क्या है। सो अगर देखा जाए सो दिस नेब्यूला क्या होता है, इज अ जाइंट cloud of dust, giant cloud of dust and gas in the space। ठीक है जी। So some nebulae come from the gases and the dust thrown by this explosion of this dying star। जब कोई dying star होता है जो इसका गैस और डस्ट जो थ्रो होती है उससे बनता है, सच एज सुपरनोवा कहते हैं। कुछ जो नेब्यूली हैं दैट आर द रीजन वेयर न्यू स्टार्स बिगिनिंग टू फॉर्म। कुछ नेब्यूली एग्जिस्ट इन अ स्पेस बिटवीन द स्टार, और जो इनके स्टार में जो नेब्यूली है दैट एग्जिस्ट इन द स्पेस बिटवीन द स्टार, उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस भी हम कहते हैं। ठीक है जी। अगर सबसे देखें द क्लोजेस्ट नोन नेब्यूली जो अर्थ के पास है, क्लोजेस्ट नॉन नेब्यूला जो है, जो क्लोजेस्ट नॉन नेब्यूला जो है हमारी अर्थ के पास, वो कौन सा है दैट इज द हेलिक्स नेब्यूला। हेलिक्स नेब्यूला हमारा रहता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो इनमें से बिलोंग नहीं करता सोलर सिस्टम से, वो कौन सा है, हमारा नेब्यूली। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। जो अर्थ के नियरेस्ट में प्लेनेट है वो कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी मार्स एंड ऑप्शन डी यूरेनस। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज वीनस जो है वो हमारा जो नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ रहता है। सो वीनस जो है वो दैट इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ। ऑलमोस्ट जो डिस्टेंस है इज नॉट फिक्स एंड इट मे वेरीज फ्रॉम दिस लाइक 38 मिलियन टू 261 मिलियन किलोमीटर डिपेंड अपॉन द ऑर्बिटल मोशन। जो ऑर्बिटल मोशन है उसके डिपेंड पे ये रहता है कि कितना वो डिस्टेंस उसके पास रहता है। ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो डिफरेंट वे में क्वेश्चन डायमेंशंस में पूछ सकता है। ठीक है। अगर हम वीनस के ऊपर कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, लाइक एक तो वीनस को ये मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया, क्योंकि जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा हमें याद रहेगा। सो जो वीनस है उसको हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर देखें जो इसकी रोटेशन है वो कितनी है, जो इसकी रोटेशन रहेगी, क्योंकि एग्जामिनेशन अगर रोटेशन पे पूछ लेगा, ये क्वेश्चन ना पूछेगा तो फिर तो हमारा काम हो जाएगा। इसलिए हमें सारी चीज़ें इसकी याद रहनी चाहिए। सो जो इसकी रोटेशन रहेगी वो रहेगी 257 डेज, 257 डेज रहेगी। फिर अगर देखेंगे इसकी जो रेवोल्यूशंस है वो कितनी रहेगी, वो रहेगी 2024.7 डेज रहेगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है। फिर उसके बाद ये कैसे घूमता है, ये क्लॉकवाइज घूमता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं कि क्लॉकवाइज कौन से हैं प्लैनेट से और एंटी क्लॉकवाइज कौन से हैं। सो अगर देखा जाए ये कैसे रोटेट करता है, फ्रॉम
ईस्ट टू वेस्ट ये जो है रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट ये है जो रोटेट करता है, ठीक है जी, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है ये। उसके बाद अगर देखा जाए ये हॉटेस्ट प्लेनेट भी है, ठीक है जी, जो कौन सा है ये हॉटेस्ट प्लेनेट भी ये है जो हमारा वीनस रहता है, ठीक है जी। और मेरे ख्याल में इतना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी क्योंकि ये क्वेश्चन हम जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज साइकिल ऑफ सन स्पॉट इज, जो साइकिल होती है सन स्पॉट की वो कितनी रहती है। ऑप्शन ए रहेगा हमारे पास 9 ईयर, ऑप्शन बी 10 ईयर, ऑप्शन सी 11 ईयर, ऑप्शन डी 12 ईयर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज 11 ईयर जो है वो हमारा आंसर रहेगा। एक्चुअल ये जो सन स्पॉट होते हैं दैट इज द सोलर साइकिल। अगर सोलर साइकिल में ये देखें तो सन स्पॉट जो है वो इंक्रीज होता है एंड डिक्रीज थ्रू एन एवरेज ऑफ दिस 11 ईयर। सो 11 ईयर अगर देखें इसके टाइम पे वो बेस करता है। सन स्पॉट एक्चुअल में होता है कि एक्चुअल ये जो देखा जाए ये एक बहुत बड़ा सन है तो इसके बीच क्या आते हैं छोटे छोटे से स्पॉट ऐसे रहते हैं, ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं साइकिल ऑफ दिस सन स्पॉट, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसीज, द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो स्मॉल स्मॉल मतलब छोटे छोटे से रॉक के पीसीज होते हैं जो क्या करते हैं वो जो ऑर्बिट रहता है हमारा मार्स और जो जुपिटर है उसके बीच जो ये छोटे छोटे जो रॉक की पीसीज रहते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ठीक है जी। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए मीट्रॉइड, ऑप्शन बी कमेंट, ऑप्शन सी मीट्रॉइड्स एंड ऑप्शन डी एस्टेरॉइड। सो जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज एस्टेरॉइड। जो एस्टेरॉइड है दैट आर द ग्रुप ऑफ द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर के अराउंड में ये रहते हैं। सपोज अगर देख लें हम ये सन है, सोलर सिस्टम का थोड़ा सा एक रफली सी डायग्राम बना लेते हैं, ये हमारा सन रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद ये ऑर्बिट रहेंगे, एक प्लेनेट रहेगा, फिर ये दूसरा रहेगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा ये रहेगा, ऐसे करते हुए मरकरी आ जाएगा, वीनस आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा, मार्स आ जाएगा। तो जब मार्स आएगा, मार्स और जो जुपिटर है, सपोज ये जुपिटर है, इसके बीच छोटे 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 से क्या हो रहते हैं रॉकी मटेरियल जो है, ये रॉक के जो पीस है ना ये वाले, ये रॉकी मटेरियल है, मतलब ये तो ऑर्बिटल में ये क्या करते हैं ये यहाँ पे घूमते रहते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं एस्टेरॉइड्स। जो स्मॉल पीसीज होते हैं ये घूमते रहते हैं इसके बीच। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज which one of the following condition is the most relevant for the presence of life on the Mars। मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी रेलिवेंट कंडीशन रहती है कि जो मार्स है उसके ऊपर जो है वो लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल रहेगी। सो ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की वजह से, ऑप्शन बी थर्मल कंडीशन की वजह से, ऑप्शन सी ओकरेंस ऑफ आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर की वजह से, या ऑप्शन डी ओकरेंस ऑफ ओजोन। सो जो हमारी जो रेलिवेंट कंडीशन रहती है जो कि मार्स के ऊपर भी ज़िंदगी पॉसिबल है, प्रेजेंस ऑफ लाइफ पॉसिबल हो सकती है, वो किस लिए हो सकती है। सो ऑप्शन सी हमारा रहेगा दैट इज ओकरेंस ऑफ आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट रेलिवेंट कंडीशन है फॉर द प्रेजेंस ऑफ द लाइफ ऑन द मार्स इज द प्रेजेंस ऑफ दिस ओकरेंस ऑफ आइस कैप एंड द फ्रोजन वाटर जो वहाँ पे है, बिकॉज द सेम सिचुएशन ऑन द अर्थ आल्सो सपोज टू बी सपोर्ट दिस द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द लाइफ जो है इसने भी सपोर्ट की थी। सो जो आइस कैप जो है वहाँ पे और जो फ्रोज़न वाटर है वहाँ पे वो हमें बताता है कि जो हमारी जो एक रेलिवेंट कंडीशन रहेगी कि जो हमारी जो मार्स पे है वो जो है लाइफ वो है वो पॉसिबल रहती है, ठीक है जी। So next question on your screen is among the following which planet took maximum time for one revolution around the sun। मतलब इन मेरे नीचे दिए गए ऑप्शंस में से
कौन सा एक प्लेनेट है जो मैक्सिमम टाइम लेता है रिवॉल्व करने में, सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने में वो कितना टाइम लेता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी मार्स एंड ऑप्शन डी वीनस। सो आप देखेंगे जितना जितना हम दूर चलते जाएंगे सन से उतना ज़्यादा रेवोल्यूशन बढ़ेगा। सो अगर देखा जाए अर्थ भी नज़दीक है, मार्स भी, वीनस भी, सो जुपिटर जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है। सो यही मैक्सिमम टाइम लेगा ऑर्बिट में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। सो द ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, दैट इज जुपिटर, ठीक है। सो जुपिटर कितना टाइम लेता है? इट टुक 12 ईयर फॉर वन रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन जो लेने के लिए वो 12 साल लेता है। वेयर अर्थ, जो हमारी जो अर्थ है, अर्थ कितना लेती है ये तो आप सबको पता ही है, 1 साल में रिवॉल्व कर लेती है, ठीक है जी। और जो अगर मार्स देखेंगे, जो मार्स है हमारा प्लेनेट है, वो कितना टाइम लेगा? वो लेगा हमारा 687 डेज लेता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर वीनस है उसका भी देख लेते हैं। वीनस, वीनस जो ऑप्शन डी है, ये कितना टाइम लेता है? दैट टुक 263 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, कंप्लीट करने में इतना टाइम लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे जी ये जो ऑर्बिटल मोशन है ये कैसे लेते हैं, ठीक है ना जी, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। सो ये जो ऑर्बिटल है, एक्चुअल में ऑर्बिटल मोशन होता क्या, और ऑर्बिटल मोशन क्या होता है? ऑफ ए वन थिंग अराउंड एन अदर, मतलब जो एक मतलब ये जो यहाँ से ये जो घूम रहा है सन के अराउंड में, तो इसको बोलेंगे रेवोल्यूशन। और ये जो खुद रिवॉल्व करता करता इसके इधर चल रहा है तो इसको बोलेंगे रोटेशन, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है जी। सो अगर हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, सो विच प्लेनेट इज कॉल्ड एज द इवनिंग स्टार। सो इवनिंग स्टार किसको कहते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑप्शन सी, दैट इज वीनस जो रहता है वो हमारा इवनिंग स्टार रहता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के। सो अगर और कुछ हम पॉइंट डिस्कस कर लें, वीनस जो रहता है वो ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी रहता है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी रहता है। एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं, मतलब ये तो बेसिक से क्वेश्चन हो जाएंगे। सो समटाइम वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, ये भी होता है, एंड समटाइम इट अपीयर इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट, ठीक है। सो इसीलिए हम सन को क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ऑल्दो इट इज नॉट अ स्टार, ये स्टार नहीं है, ये तो प्लेनेट है। हम सबको पता है कि जो वीनस है वो एक प्लेनेट है, वो प्लेनेट है। लेकिन ये जो कंसेप्ट रहता है कि इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया कि कभी कभी क्या होता है, जो वीनस होता है, कभी कभार वीनस क्या कहता है, जो कहाँ पे अपीयर करता है, अपीयर करता है कहाँ पे? दैट इज द ईस्टर्न स्काई, ईस्टर्न स्काई पे ये अपीयर करता है, ठीक है जी, बिफोर सनसेट। और कभी कभी ये क्या करता है, वीनस जो है ये कहाँ पे अपीयर करता है, दैट इज द वेस्टर्न स्काई पे ये अपीयर करता है, ठीक है जी, आफ्टर सनसेट। यहाँ पर सनराइज पे होता है, सनराइज पे होता है, और यहाँ पे जब अपीयर होता है वेस्टर्न पार्ट में, दैट इज ऑन द सनसेट के टाइम पे होता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ठीक है, ऑल्दो इट इज नॉट अ स्टार, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लेते हैं कि जी कि लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कौन सा है, तो उसका नेपच्यून भी रहता है। लेकिन शायद एक क्वेश्चन पीछे हमने डिस्कस किया है, लेकिन उसमें ऑप्शन नेपच्यून भी था, तो उसको हम करेक्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ऑप्शन रहता है, नेपच्यून भी था। आई थिंक मैं जुपिटर को डिस्कस कर रहा था तो मैंने उसी को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी करेक्ट करेंगे क्योंकि शायद मेरे ख्याल में वहाँ पे जुपिटर सॉरी दिस आंसर में नेपच्यून भी था, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे जो था नेपच्यून भी था और जुपिटर भी था, तो अगर वहाँ पे था तो उसको वो वहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। सो क्वेश्चन काफ़ी सारे डायमेंशन में पूछ लेते हैं। चलो इसी को हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा कितना जो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पे क्लेरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। अगर हम प्लैनेट्स ले लेते हैं, सारे प्लैनेट्स,
जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा जो है वो लंबी हो चुकी है और जितने भी व्यूअर्स हैं वो मेरे ख्याल में ज़्यादा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों, बट हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाते रहेंगे चाहे वीडियो लंबी हो चाहे छोटी हो, क्योंकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशंस तो देनी है। ठीक है, अब न देखें ना देखें वो उनकी जिम्मेवारी रहती है। ठीक है, सो अगर देखेंगे हमारे पास जो मरकरी है, मरकरी जो है उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना रहेगा, दैट इज 87.97 डेज। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखेंगे हम वीनस, वीनस का कितना रहेगा, वीनस का रहेगा जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है दैट इज 224.7 डेज रहेगा। उसके बाद अगर हम अर्थ देखेंगे, हम अभी डिस्कस किया था कि 1 ईयर, सो 1 ईयर कितना रहेगा, दैट इज 365.26 डेज, क्योंकि जो हमारा फेब्रुवरी है वो इसी के बेस पे बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे अर्थ के बाद मार्च जो है वो कितना उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, दैट इज 1.88 ईयर। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखेंगे जुपिटर, जुपिटर, सो जुपिटर का हमारा रहता है 11.86 ईयर। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारा सैटर्न आ जाता है। ठीक है, सैटर्न, तो सैटर्न का कितना रहता है, दैट इज 29.46 ईयर। ठीक है, फिर सैटर्न के बाद आ जाता है हमारा यूरेनस, सो यूरेनस जो है वो रहता है 84.1 ईयर। उसके बाद हमारा आ जाता है नेपच्यून, नेपच्यून, सो नेपच्यून जो रहता है 164.79 ईयर जो है वो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन रहता है। अब वहाँ से अब वो जो क्वेश्चन पीछे एक था रह गया था उसको आप करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सारा डाटा बता दिया है हमने कि कितना रेवोल्यूशन वो रहता है। सो इसके साथ मेरे ख्याल में जो लेक्चर है वो ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि हमने इसकी MCQ पार्ट 3 भी लाना है। सो विद दिस आई हैव टू बी सम अप। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जितने आप हमें कमेंट्स करेंगे हम अपने आप को भी जो है वो इन्हांस करेंगे, हम में भी जो गलतियाँ होंगी उसको भी हम क्या करेंगे, उसको भी फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें, बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ, दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। पढ़ना है, बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।